हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर एडिटोरिया का। अंक 9 है ये, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम कवर करने वाले हैं घटनाक्रम 1 से 15 जनवरी के बीच जो भी घटनाक्रम है वो इसमें दिया गया है, इसे हम कवर करेंगे। 70th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपीपीसीएस एंड आरओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। टीचर का जो एग्ज़ाम हो रहा है बिहार में, पीआरई 3, 4 जो भी, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला घटनाक्रम हमारा होगा मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024। तो मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024 हम देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है? केंद्र सरकार ने 1884 में विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए एक नया विस्फोटक विधेयक प्रस्तावित किया है। तो इससे पहले कौन सा अधिनियम था? विस्फोटक अधिनियम 1884 था। उसे बदलने के लिए नया विस्फोटक अधिनियम 2024 में पेश प्रस्तावित किया गया है। आगे हम देखेंगे कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अब प्रमुख विशेषताओं की हम बात कर लेंगे इसके। तो प्रमुख विशेषताओं में है, प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख विशेषताओं में पहला हम देखेंगे, प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने, निलंबित करने, रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण नामित करेगी। तो केंद्र सरकार प्राधिकरण नामित करेगी किसके लिए? सरकार लाइसेंस देने, लाइसेंस को निलंबित करने और रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य कार्यों को भी जिम्मेदारी नामित की जाएगी। आगे हम देखेंगे अगला क्या है। अगला है हमारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस में विस्फोटकों की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जिससे एक लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि के लिए निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है। आगे है कि यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करके विनिर्माण, आयात, निर्यात करता है तो उसे 3 साल तक की सजा का तथा 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान दोनों सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें सजा के प्रावधान कौन कौन से हैं? 3 साल तक के कैद की सजा है, और या 1 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान है, या फिर इन दोनों का हो सकता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी विस्फोटक को अपने पास रखने, उपयोग करने, परिवहन करने पर 2 साल तक की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि विस्फोटक अधिनियम 1884 क्या है। तो विस्फोटक अधिनियम 1884 को हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, 1884 का विस्फोटक अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटकों का निर्माण, भंडारण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात, निर्यात को विनियमित करना है। आगे हम देखेंगे कि यह अधिनियम नामित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां विस्फोटक संग्रहित या उपयोग किए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा, यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों पर लागू होता है। इन विस्फोटकों में क्या क्या शामिल है? बारूद है, डायनामाइट है, नाइट्रोग्लिसरीन है तथा अन्य पदार्थ शामिल हैं। ये विस्फोटकों से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। आगे अगला घटनाक्रम हम देखेंगे क्या है हमारा, निर्विरोध विजय। निर्विरोध विजय की हम बात करें तो इसमें दे रखा है कि गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था और अन्य दावेदारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। आगे हम देखेंगे कि निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम घोषित करने से संबंधित कानून क्या क्या है। तो इसमें है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 11 रिटर्निंग ऑफिसर मतलब आरओ को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और निर्विरोध चुनाव के परिणामों की घोषणा करने की अनुमति दी गई है। इसकी शर्तें क्या क्या हैं? शर्तों में है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, दूसरा है कि जब अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो केवल एक उम्मीदवार दौड़ में रह जाता है। चिंताओं की बात कर लें हम, निर्विरोध निर्वाचन में कौन कौन सी चिंताएं हैं। तो यह प्रक्रिया मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया एक प्रकार से निर्वाचकों को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देती है, और यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है तो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट, चुनावों का पूर्ण बहिष्कार
से आशय है कि सभी को शून्य वोट प्राप्त हुए हैं। धारा 65 के तहत वोटों की समानता को कवर कर दिया गया है। जब लोगों ने प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसकी पहचान करने में लोगों की इच्छा को सिस्टम की व्यवहारिकता में बदल दिया गया। आगे हम देखेंगे आगे की राह क्या दे रखा है इसमें। विजयी उम्मीदवारों की घोषणा के लिए वोटों का न्यूनतम प्रतिशत पेश करने पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिए पेश नहीं करता है तो उस सीट को नामांकित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। आगे देखेंगे हम अगला घटनाक्रम है हमारा नाबार्ड की जलवायु रणनीति। नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030। तो नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 देखेंगे हम। तो इसमें दे रखा है कि सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। तो किस दिवस पर? पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। किसने? नाबार्ड ने किया। इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करना है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा भारत में हरित वित्त पोषण। तो भारत में हरित वित्त पोषण क्या है? भारत को 2030 तक संचयी रूप से 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। वर्तमान में हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। आगे देखेंगे 2019 से 20 तक भारत ने हरित वित्त पोषण में लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो जरूरत का एक अंश मात्र है। भारत में हरित वित्त पोषण की मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 को 4 प्रमुख स्तंभों के आसपास संचालित किया गया है। ये 4 प्रमुख स्तंभ क्या है इसको हम देख लेंगे। पहला स्तंभ है सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना। दूसरा है व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना। तीसरा है नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन। चौथा है रणनीतिक संसाधन जुटाना। आगे हम देखेंगे नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? नाबार्ड इसकी स्थापना भारत में सतत ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो किसकी समिति की सिफारिशों के आधार पर? तो हम देखेंगे शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। कब? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना। उद्देश्य इसका हम देख लेंगे। उद्देश्य में है क्या? उद्देश्य में है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है। नाबार्ड क्या है? वैधानिक निकाय है। किसके तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो हम देख लेंगे कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये इसका गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। यह एक वैधानिक निकाय है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा क्या? कृषि, उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, अन्य शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसमें शामिल है कौन? इसके निदेशक मंडल में आरबीआई के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य की सरकारें, ग्रामीण विकास और वित्त से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो पृथ्वी दिवस 2024 था उसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। और निष्कर्षतः हम देख सकते हैं कि यह रणनीतिक पहल पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और साथ ही भारत को एक लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला हमारा पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 हम देखेंगे। तो इसमें दे रखा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर जो है पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। रिपोर्ट की विशेषताओं को हम देखेंगे। तो अभी कितना है ये हम देख लेंगे कि स्कोर कितना है इंडिया का 31.28 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आगे हम देखेंगे विशेषताओं की बात। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो है मतलब RWUB फ्रेंच रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स RSF के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई। 2023 में क्या था? 161 था। 2023 में 24 में कितना हो गया? 159 हो गया। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। आगे हम देखेंगे ये विश्व पर
विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स की राजनीतिक दमन में भी भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? नॉर्वे, जबकि डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पे है। भारत की रैंकिंग क्या है? 159 है। भारत की रैंकिंग 2023 में क्या थी? 161 थी। तो ये घटनाक्रम हमारा समाप्त होता है। इसका आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा अर्थात खराब है। भारत तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150 है। तुर्की का 158 है, श्रीलंका का पाकिस्तान का 152 है और श्रीलंका का 150 है। ये भारत के लिए तो बहुत दुखद बात है। प्रयुक्त संकेतक क्या क्या रहे हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सुरक्षा, ये इसके संकेतक रहे हैं। भारत के संबंध में मुख्य बिंदु क्या क्या है हम देखेंगे कि भारत इसमें दावा किया गया है कि विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचार को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देता है। आगे हम देखेंगे कि इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023, प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 का मसौदा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें नियमित रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों का शिकार होना पड़ता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, एनपीएलआई और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य समझौता। तो एनपीएलआई और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य जो समझौता है हुआ है, इसको हम देखेंगे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो है एनआईपीएल ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एनपीएलआई है, ये एनपीसीआई की ही एक शाखा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई स्टैक को तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ एनपीआई का पहला सहयोग है। नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति P2P पर्सन टू पर्सन और व्यक्ति से व्यापारी P2M लेन देन विकसित करना है। महत्व हम देखेंगे क्या है कि बैंक ऑफ नामीबिया को एनआईपीएल से सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीकी अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे नामीबिया ने अपने नागरिकों के डिजिटल कल्याण के लिए एक समान मंच निर्माण संभव हो सकेगा। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है कि अब भविष्य की तकनीकी प्रगति और बाजारों की मांगों को अपनाने के लिए स्केलेबिलिटी और अनुकूलनशीलता भी सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रयास जो है वो फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एनपीसीआई के प्रयास का अनुसरण करता है। आगे हम देखेंगे कि यह सहयोग वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए 2025 तक अपेक्षित भुगतान उपकरणों की पूर्ण अंतर संचालनीयता के साथ। आगे हम देखेंगे कि एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई के बारे में हम देखेंगे। एनपीसीआई जो है वो देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसने आरबीआई और भारतीय बैंकों आईबीए द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे हम अगला हमारा पॉइंट है कि विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन IOM जो है उसने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है, जो वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा करती है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। वर्ष 2000 में IOM प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी प्रमुख प्रवासन रिपोर्ट पेश करता है। आगे हम देखेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मुख्य विशेषताओं में शामिल है कि वर्ष 2000 से 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 650 से बढ़कर 128 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें भारत को वर्ष 2022 में सबसे अधिक मतलब 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा कि शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं। तो पहला भारत हो जाएगा, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस है और पांचवा फ्रांस है। 831 बिलियन प्रेषण में से 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए थे। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, दुनिया के कई हिस्सों
में जलवायु और मौसम संबंधी आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है। इसमें देखेंगे अधिकांश प्रवासन नियमित, सुरक्षित और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जो सीधे अवसरों और आजीविका से जुड़ा होता है। वर्ष 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े प्रवासी के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का मूल स्थान है। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो हम देखेंगे कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा ये वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है, इसके द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पे आ गया है। जहां भारत 2015 में 9वें स्थान पर था, अभी कहाँ है, तीसरे स्थान पे आ गया है। किसको इसने पीछे छोड़ा है, जापान को पीछे छोड़ा है। अच्छा, ये देखेंगे कि प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है। ये रिपोर्ट जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट है, ये प्रकाशित की है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने। आगे हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादित किया है, 3 बिलियन यूनिट अधिक उत्पादित किया है जापान से। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। भारत ने वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। आगे हम देखेंगे कि रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी और यह प्रवृत्ति अन्य वर्षों में भी जारी रहेगी। 2023 के अतिरिक्त वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 5.1% थी। वहीं चीन को हम देखेंगे, चीन 156 TWH, संयुक्त राज्य अमेरिका +33 और ब्राजील +22 के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि 18 टेरावाट घंटे हासिल की है। शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि हासिल की है। तो ये शीर्ष 4 देशों में कौन कौन से हैं हम देख लेंगे कि चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राजील है, उसके बाद भारत है। आगे हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम देखेंगे सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली का 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने, कितना गुना, 3 गुना बढ़ाने वाले देशों में से एक है। एम्बर के अनुसार इस क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक क्षमता उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि वेस्ट नाइल फीवर क्या है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड में वेस्ट नाइल बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद अलर्ट जारी किया है। वेस्ट नाइल फीवर क्या है हम देखेंगे। तो वेस्ट नाइल फीवर जो है, ये वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो ये वायरल संक्रमण से होता है। वेस्ट नाइल फीवर जो है एक मच्छर जनित एकल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। क्लूलेक्स प्रजाति के मच्छर मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जो वेस्ट नाइल फीवर होता है उसके लिए कौन से मच्छर जिम्मेदार हैं, क्योंकि मच्छरों के काटने से यह मनुष्य में बीमारी फैलती है। तो क्यूलेक्स जो मच्छर हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, वो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। WHO के अनुसार यह फ्लेवी वायरस जीनस का सदस्य है और यह फ्लेविविरिड परिवार के जापानी इंसेफ्लाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। पक्षी WNV की प्राकृतिक मेजबान है। मच्छर की बात हम करें तो मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं और फिर इन मच्छरों के काटने से मनुष्यों तथा जानवरों में वायरस का संचार होता है। घरों में इस्तेमाल के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। आगे हम देखेंगे क्या है कि ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो वेस्ट नाइल संक्रमण पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था। केरल में इसकी पहली बार 2011 में पता चला और बाद में 2022 में त्रिशूर जिले के एक 47 वर्षीय व्यक्ति को वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण को हम देख लेते हैं।
तो लक्षण में 80% संक्रमित लोगों में यह बीमारी लक्षणहीन होती है, कोई लक्षण नहीं होता। 20% मामलों में लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, दाने और सृजन ग्रंथियां शामिल होती हैं। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा कि इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के बारे में हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी, जिसे आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, की मदद से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे हम देखेंगे कि यह इंजन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के ऊपरी चरण PS4 के उपयोग के लिए है। PS4 इंजन को इसरो द्वारा 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब AM क्या होता है? AM 3D प्रिंटिंग या AM एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। आगे हम देखेंगे कि यह एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक, कंपोजिट और जैव सामग्री जैसे सामग्री की परतें बनाई जाती हैं जो आकार, कठोरता और रंग में भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए बनाई जाती हैं। AM प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग की बात करें तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया जाता है, कस्टम प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉडल और सर्जिकल उपकरण में। एरोस्पेस और रक्षा के लिए किया जाता है, एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर, ड्रोन आदि में। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो ये पहनने योग्य उपकरण, रोबोट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसका महत्व क्या है। नया इंजन अब 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय को 60% तक कम करता है। परीक्षण के सफल प्रशासन के बाद लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीकी के उपयोग से तैनात भागों की संख्या 14 से कम होकर 1 हो गई है और इससे 19 बेल्ट जोन समाप्त हो गए हैं, जिससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में काफी बचत हुई है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। तो महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून क्या है कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। कानून सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे प्रथाओं का आपराधिकरण करने के लिए अनिवार्य करता है। अब इसमें प्रमुख प्रावधान देखेंगे हम। प्रमुख प्रावधान में क्या है कि नव स्वीकृत कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करके महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा से बचाने का प्रयास करता है। यह कानून बच्चों सहित घरेलू दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करने और सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देता है। आगे है कि नए कानून के विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 साल तक की अवधि के कारावास का प्रावधान किया गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को इन नए निर्देशों को 3 वर्ष के अंदर अपने राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना होगा। इसका प्रभाव और महत्व देखेंगे हम तो समूचे यूरोपीय संघ में इन कानूनों के सामंजस्य के लिए लिंग आधारित हिंसा के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा जबकि पीड़ितों को व्यापक समर्थन मिलेगा। यूरोपीय संघ हम देख लेते हैं तो यूरोपीय संघ में क्या है, टोटल 27 यूरोपीय देशों की एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ये 1992 से 93 में मॉस्ट्रिच संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय संघ ने एकीकृत कानूनों के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार बनाया है। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR जारी किया है। तो ISSAR जो है वो किसने जारी किया है? वो इसरो ने जारी किया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट इसके मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु में है वैश्विक परिदृश्य। वर्ष 2023 में वैश्विक परिदृश्य हम देखेंगे तो इसमें दे रखा है कि वर्ष 2023 में 212 लॉन्च और ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट आबादी से जोड़ा गया है। भारतीय परिदृश्य की बात करें हम तो हम देखेंगे भारतीय परिदृश्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। आगे हम देखेंगे वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण अर्थात SSLV D2, E057, LVM3 M3,
वन वेब 2, PSLV C55, TELEOS-2 और LBM-3M4 चंद्रयान 3, PSLV C57 आदित्य L1 सफल रहे। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या लोअर अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसमें 29 हैं। 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिट, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल। आगे हम देखेंगे कि अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता की बात करें हम SSA का, तो अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता अंतरिक्ष में प्राकृतिक और मानव निर्मित ऑब्जेक्ट की स्थिति और व्यवहार को समझने एवं निगरानी करने से संबंधित है। इसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष यान, मलबे, धूमकेतु जैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना और उनकी कक्षा, गति, ऊंचाई, रोटेशन और अन्य विशेषताओं का डेटा इकट्ठा करना शामिल है। आगे हम देखेंगे पशु कूटनीति। तो हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए ओरेंगुटन डिप्लोमेसी सहारा लेने का निर्णय लिया है। किसने? मलेशिया ने। आगे हम देखेंगे कि इस रणनीति का उद्देश्य मलेशिया की छवि को जंगली जानवरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बनाकर बढ़ाना है। ये पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहता है और ओरेंगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। आगे हम देखेंगे चीन की सफल पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया ओरेंगुटान के कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखता है। ओरेंगुटान की बात करें तो ओरेंगुटान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के वृक्षों के बीच रहते हैं। यह केवल बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। IUCN में इसकी स्थिति देख लेंगे तो गंभीर रूप से यह संकटग्रस्त में है। पशु कूटनीति का महत्व क्या है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, जानवरों का साझा करना या उपहार में देने विभिन्न संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। सॉफ्टवेयर पावर प्रोजेक्शन की बात करें तो यह सार्वजनिक कूटनीति और सहभागिता है। आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 39B में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ जो इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन माने जाएंगे, जैसे कि अनुच्छेद 39B में कहा गया है। आगे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का विचार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि अनुच्छेद 39B जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तथापि यह इस प्रावधान की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि इसमें निजी अधिकारियों के लिए कोई सुरक्षा ना बचे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 39B क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के संसाधनों का सामान्य हानि के लिए केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अब आगे में स्टार्ट करते हैं अगले घटनाक्रम को। तो अगला घटनाक्रम है हमारा भारत में कृषि निर्यात में गिरावट। अनाज और चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं पर शिपमेंट प्रतिबंधों के कारण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 8.2% गिर गया। भारत का कृषि निर्यात कितना गिरा है? 8.2%। ठीक है, आगे हम देखेंगे मुख्य बिंदु में वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि निर्यात $53.15 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर ये हटाकर हो गया गलत, घटकर $48.82 बिलियन हो गया। आगे हम देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की कृषि आयात में 7.9% की गिरावट देखी गई। यह 2022-23 के $35.7 बिलियन से घटाकर 2023-24 में $32.8 बिलियन हो गया, घटकर। गिरावट वाली निर्यात वस्तुएं देखेंगे तो कौन कौन सी हैं? चीनी है, गैर बासमती चावल है, गेहूं है और प्याज है। किन वस्तुओं की निर्यात में गिरावट आया है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि चीनी, बासमती चावल, गेहूं और प्याज, गैर बासमती चावल है इसमें। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, कृषि निर्यात में गिरावट के कारण क्या क्या है। तो पहला है प्रमुख वस्तुओं पर प्रतिबंध। अक्टूबर 2023 में चीनी निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध। जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध। वैश्विक मूल्य परिवर्तन हम देखेंगे 2013-14 से 2019-20 के बीच कृषि वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक गिरावट ने भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 119.1 से गिरकर 96.5 अंक आ गया, जिससे निर्यात राजस्व प्रभावित हुआ।
आगे हम देखेंगे कि WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार 2022 में भारत के कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः 2.4 और 1.9 थी। विश्व में कृषि निर्यात देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। तो कृषि निर्यात देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, अगला घटनाक्रम है हमारा कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। सबसे गहरा ब्लू होल हम देखेंगे, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप में के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। कहाँ पे की है ब्लू होल की खोज? तो ये युकाटन प्रायद्वीप जो है उसके दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है विश्व के, जिसे तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसका? तामजा ब्लू होल। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा इसके मुख्य बिंदु में है तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट अर्थात 420 मीटर नीचे है। दो दक्षिण तीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ गहरा पानी है। आगे हम देखेंगे ब्लू होल की। तो ब्लू होल जल में भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां आधार शैल चूना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बनी होती है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा भीम पोर्टेबल अस्पताल। तो हम देखेंगे भीम पोर्टेबल अस्पताल के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म है ये भीष्म पोर्टेबल क्यूबक्स का सफल परीक्षण किया है। भीष्म पोर्टेबल क्यूबक्स जो है प्रोजेक्ट भीष्म नाम की व्यापक पहल का एक हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट भीष्म जो है उसके व्यापक पहल का एक हिस्सा कौन है? भीष्म पोर्टेबल क्यूबस। आगे हम देखेंगे क्यूबस हिस्सा है सहयोग, इस जो व्यापक पहल का एक हिस्सा है इसमें सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, जिसे 200 तक के हताहतों के इलाज के लिए तैयार किया गया है, जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। इसमें मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? मुख्य विशेषताओं में हम देख लेंगे कि सहायता क्यूब कई नवीन उपकरणों से सुसज्जित है जो आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी, कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स को भी एकीकृत करता है। आगे हम देखेंगे कि पूरी इकाई में 72 आसानी से परिवहन योग्य घटक होते हैं, जिन्हें आसानी से हाथ, साइकिल या यहाँ तक कि ड्रोन द्वारा ले जाया जा सकता है। ये क्यूबस मजबूत, जलरोधक एवं हल्के हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों के लिए डिजाइन किया गया है। आगे हम देखेंगे रामचरितमानस पंचतंत्र हृदय लोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसमें हाल ही में रामचरितमानस पंचतंत्र हृदय लोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में शामिल किया गया है। यह देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि है। मुख्य बिंदु हम देखेंगे इसमें तो शाहिद लोक स्थान पंचतंत्र रामचरितमानस क्रमशः आचार्य आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। उलान बटोर में आयोजित इस बैठक में सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधियों के साथ 40 पर्यवेक्षक और नामित व्यक्ति भी शामिल हुए। इसका महत्व हम देख लेंगे कि यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ाने का संकेत देता है, जो भारत की साझा मानवता को आकार देने वाली विविध आख्यानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और उनकी सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। आगे देखेंगे यूनेस्को का विश्व स्मृति कार्यक्रम दुर्लभ और संकटग्रस्त दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने, पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। अब अगला घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि नैनीताल के जंगल में आग तथा बॉम्बी बकेट। तो ये क्या है? नैनीताल के जंगल में जो आग की घटना हुई वो, और बॉम्बी बकेट क्या है? तो हाल ही में उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगलों में भीषण आग फैल गई, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को भीषण आग पर काबू पाने के लिए कर्मियों और MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ा। बॉम्बी बकेट क्या है? बॉम्बी बकेट जो है, जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है, नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील के पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी। इसे जलते हुए जंगलों पर डाला गया।
आगे हम देखेंगे क्या है। यह एक विशेष प्रकार का अग्निशमन उपकरण है जिसका प्रयोग 1980 के दशक में किया जा रहा है। 1980 के दशक से इसका प्रयोग किया जा रहा है बॉम्बे बकेट का। यह मूलतः एक हल्का-फुल्का कोलैप्सिबल कंटेनर जो हेलीकॉप्टर के नीचे से पानी को लक्षित क्षेत्रों में छोड़ता है। आगे हम देखेंगे कि बॉम्बे बकेट विशेष रूप से जंगली आग में लड़ने में सहायक और यहाँ जहाँ ज़मीन से पहुँचना मुश्किल या असंभव है उसके लिए उपयोग किया जाता है। हम आगे देखेंगे कि नेपाल भारतीय क्षेत्रों को दर्शन बनाने वाला नया करेंसी नोट जारी करेगा। सॉरी, यहाँ पे दे रखा है कि नेपाल जो है वो भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला नया करेंसी नोट जारी करेगा। तो हम देखेंगे कि नया करेंसी नोट में क्या है कि हाल ही में नेपाल ने 100 रुपए के नोट छापने की घोषणा की गई है, जिस पर एक मानचित्र अंकित है जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दिखाया गया है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा भारत ने नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का अपना एक अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया। आगे हम देखेंगे कि नेपाल ने 1816 के सुगौली संधि के आधार पर अपना दावा जताया। संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। हालांकि भारत ने कहा कि भारत नेपाल के बीच 1950 से शांति मैत्री संधि ने सुगौली संधि को रद्द कर दिया है। आगे हम देखेंगे कि नेपाल का तर्क है कि 1923 में नेपाल ब्रिटेन मैत्री संधि जैसी संधियों ने ब्रिटिश शासन के युग के दौरान उसकी संप्रभुता की दृष्टि की। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। भारत की प्रतिक्रिया, भारत नीति की प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एक तरफा कार्रवाई कहा। नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम विस्तार को अस्वीकार्य करार दिया। भारत ने कहा कि नेपाल के इस कदम से स्थिति या जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेपाल सरकार के इस निर्णय में को स्थानीय राजनीतिक हितधारकों से पूर्ण समर्थन नहीं मिला है। कुछ पूर्व राजनयिकों और नेपाल केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नरों ने इसे अविवेकपूर्ण और उत्तेजक कहा है। आगे हम देखेंगे भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। भविष्य पोर्टल के हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए सक्रिय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल जारी किया है। तो ये किससे संबंधित है? पेंशन या पेंशनभोगी कल्याण जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित है। आगे हम देखेंगे कि लक्ष्य इसका क्या है। सभी सेवानिवृत्त बकाया का भुगतान हो और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश की डिलीवरी हो। तो ये सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनके पेंशन से रिलेटेड है भविष्य पोर्टल। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है आगे मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे हम। तो मुख्य विशेषताओं में है भविष्य प्रणाली व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है। पेंशन की प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एसएमएस ईमेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता रहता है। यह प्रणाली पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करके पेंशन के भुगतान में होने वाली देर को रोकता है। आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला घटनाक्रम है हमारा वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक अनुष्ठान। तो वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्या है इसको हम देखेंगे कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैध समारोह के बिना मान्यता नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां की है कि अधिनियम की धारा 7 में हिंदू विवाह समारोह सूचीबद्ध है जिसका विवाह वैध होने के लिए पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून की नज़र में शादी वैध नहीं मानी जाएगी। आगे देखेंगे हम इसका अगला पॉइंट क्या है। पंजीकरण के बाद भी विवाह वैधता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित अनुष्ठानों का पालन आवश्यक है। उदाहरण के लिए सप्तपदी समारोह वैधता के लिए आवश्यक है। सप्तपदी पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह की एक पवित्र संस्कार माना है और भारतीय समाज में इसके महत्व और पारिवारिक इकाइयों की स्थापना में भूमिका पर जोर दिया है। विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। यह एक पुरुष और महिला के बीच वैवाहिक बंधन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई और परिवार की नींव बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुपतित्व और बहुविवाह को खारिज कर दिया है। आगे हम देखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है यह हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करता है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और अन्य लोगों पर भी लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी कानूनों द्वारा शासित नहीं होते हैं। स्पष्टीकरण का महत्व क्या है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां विवाह पंजीकरण
अनुष्ठान से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह फैसला वैवाहिक संबंधों की व्यापक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ने के महत्व को उजागर करती है। आगे हम देखेंगे कि अनुष्ठित विवाह क्या है। अनुष्ठित विवाह की हम बात करेंगे तो विवाह संपन्न कराने से तात्पर्य उचित अनुष्ठान के साथ एक आधिकारिक विवाह समारोह के दर्शन से है। भारत में विवाह मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है। व्यक्तिगत कानून के अनिवार्य रूप से धर्म द्वारा निर्धारित प्रथाएं प्रत्येक धर्म में विवाह के लिए आवश्यकताओं का अपना सेट होता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो विवाह वैध हो जाता है। हालांकि मुस्लिम कानून के तहत विवाह अनिवार्य रूप से एक संविदात्मक दायित्व है। आगे हम देखेंगे अगला निष्कर्षतः हम इसको क्या कह सकते हैं, तो विवाह की वैधता से संबंधित जटिल कानूनों को समझना साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं और कानूनी अनुमानों को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। ये अगला पॉइंट है हमारा अगला घटनाक्रम, कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव। तो दुर्लभ दुष्प्रभाव इसके क्या रहे हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो एस्ट्राजेनेका है ने स्वीकार किया है कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव क्या है। कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने वाले विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट काउंट में कमी आ जाती है जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम ये टीटीएस के वैक्सीन प्रेरित प्रोपोम्बेटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो बीआईपीआईटी या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है सिंड्रोम के साथ एक थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है जो कम प्लेटलेट काउंट के साथ मिलकर रक्त के थक्कों के गठन में की विशेषता है। टीटीएस में सूचीबद्ध लक्षणों में सांस की तकलीफ, सीने में तकलीफ, उंगलियां और पैरों की उंगलियां चकत्ते के रूप में, त्वचा का मलिनीकरण, छोटे लाल धब्बे, सुस्त सिर दर्द, शरीर के विशेष हिस्सों में शून्यता शामिल है। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जिसे कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो ये कैसा वैक्सीन था। वायरल वेक्टर वैक्सीन था। भारत में एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित वैक्सीन का विपणन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया और सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया कहाँ है। पुणे में है। कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत किया गया था। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई। तब से संभावित थ्रोम्बोम्बोलिक घटनाओं की संख्या प्रति मिलियन खुराक में 0.61 मामले थे। WHO द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि इस बात की पुष्टि किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविशील्ड टीकाकरण के बाद कुछ मामलों में टीटीएस की सूचना मिल रही है। हालांकि WHO ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कहा है कि कोविशील्ड टीकों के साथ टीटीएस के जोखिम बहुत कम प्रतीत होते हैं। भारत मामले में हम देखेंगे कि तो भारत में टीकाकरण अभियान के दौरान भारत में दी गई 220 करोड़ खुराकों में से 79% से अधिक कोविशील्ड थी। वर्ष 2021 में भारत में कुल 36 टीटीएस मामले तथा 18 मौतों की पुष्टि की गई है। आगे हम देखेंगे एस्ट्राजेनेका की प्रतिक्रिया। यूनाइटेड किंगडम की कंपनी के खिलाफ लाए गए एक मुकदमे के बाद एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेजों में टीटीएस के बारे में बात की। एस्ट्राजेनेका ने इस बात से इनकार किया कि टीटीएस सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। हालांकि इसने बहुत ही दुर्लभ मामलों में इसके टीकाकरण के परिणाम स्वरूप टीटीएस की संभावना को स्वीकार किया। आगे हम देखेंगे कि अगला घटनाक्रम है हमारा जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव हम देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा नवीनतम रिपोर्ट बदलते माहौल के काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है कि श्रम जलवायु रोधी है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी सालाना अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आती है जिससे लगभग 23 मिलियन लोग काम से संबंधित चोटों का शिकार हो जाते हैं। ILO ने जलवायु परिवर्तन के 6 प्रमुख प्रभावों की पहचान की है। तो ये 6 प्रमुख प्रभावों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है इसमें चरम मौसमी घटनाएं। दूसरा है सौर पराबैंगनी विकिरण। तीसरा है कार्यस्थल वायु प्रदूषण। चौथा है वेक्टर जनित रोग। पांचवा है कृषि रसायन। छठा है गिग इकोनॉमी श्रमिक। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। प्रभावित क्षेत्र क्या है। तो प्रभावित क्षेत्र में है कृषि क्षेत्र। विश्व स्तर पर अनौपचारिक कृषि श्रम क्षेत्र गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां श्रमिकों को अक्सर पर्याप्त मौसम सुरक्षा का अभाव होता है। आगे हम देखेंगे कि MSME क्षेत्र जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र
देश के लगभग 21% कार्यबल 123 मिलियन से अधिक श्रमिक रोजगार देता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक अनौपचारिकरण होने के कारण श्रमिकों की स्थितियों की बहुत कम या कोई निगरानी नहीं की गई है, जिससे वे गर्मी के खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। आगे देखेंगे हम भवन निर्माण। लगभग 70 मिलियन श्रमिकों के साथ भारत में निर्माण के क्षेत्र में शहरी तापद्वीप प्रभाव का सामना करना पड़ता है। निर्माण श्रमिकों को शारीरिक चोटों और अस्थमा जैसे वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य खतरों का भी सर्वाधिक संभावना होती है। कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित कानून की बात हम करेंगे तो कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित कानून क्या है? भारत में 13 से अधिक केंद्रीय कानूनों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें कारखाना अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, बागान श्रम अधिनियम 1951 आदि शामिल हैं। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि आईएलओ रिपोर्ट जलवायु रोधी कार्य और श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियमित ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। आगे हम देखेंगे अगला अगला पॉइंट है हमारा भारत में धर्म आधारित आरक्षण। तो भारत में धर्म आधारित आरक्षण हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि भारत एक चुनावी मौसम में इस बात पर विवादास्पद बहस चल रही है कि क्या धर्मनिरपेक्ष देश धर्म आधारित आरक्षण नीतियों को उचित ठहरा सकता है। तो आरक्षण और भारत का संविधान हम देखेंगे। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। प्रथम संविधान संशोधन में अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया और इसने राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 क्या कहता है। 16 क्लॉज 4 कहता है कि राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग और पक्ष के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे देखेंगे मुस्लिम आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है। तो मुस्लिम आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति 2006, मुस्लिम समुदाय SC/ST जितना ही पिछड़ा था, गैर मुस्लिम OBC की तुलना में अधिक पिछड़ गया है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने कहा था 2007 में कि अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का सुझाव दिया गया, जिसमें 10 विशेष रूप से मुसलमानों के लिए था। भारत सरकार ने 2012 में 27% OBC कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी किया था। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा, समानता और क्षमता की अवधारणा। समानता और क्षमता की अवधारणा को देखेंगे कि भारत का संविधान समानता, सभी के लिए समान व्यवहार से हटकर समता की ओर चल गया, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कुछ समूहों के लिए विभेदक उपचार या विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। आगे हम देखेंगे दूसरी ओर वास्तविकता समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्यवाही वास्तविकता समानता के इस विचार को बढ़ावा देती है। कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण, केरल क्या है, मुसलमानों के OBC श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें समग्र OBC आरक्षण के भीतर एक उप कोटा बनाया गया है। कर्नाटक में 1995 में OBC कोटा के भीतर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू है। आगे हम देखेंगे कि तमिलनाडु जो है उसमें 2007 के कानून के अनुसार 30% OBC कोटा के भीतर आरक्षण किया गया है, जिसमें 3.5% आरक्षण के साथ मुसलमानों की एक उपश्रेणी है। आगे हम देखेंगे कि धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या क्या है। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से समानता के सिद्धांत का विस्तार उन धार्मिक अल्पसंख्यकों तक हो सकता है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और वित्तीय स्थिरता में पीछे हों। अगला पॉइंट है हमारा आदर्श आचार संहिता। तो हम देखेंगे आदर्श आचार संहिता के बारे में। 18वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा हाल ही में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता की भावना कमजोर हुई है। हम प्रमुख प्रावधान देखेंगे इसके कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के सक्षम बनाने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई गई है। MCC के मूल सिद्धांतों में से एक ऐतिहासिक गतिविधियों को रोकना और जो मौजूदा सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती हैं या सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती हैं। आगे हम देखेंगे अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना और उनकी नीतियां और कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगी और अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ किसी भी असत्यापित आरोप या विकृतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव कानून के तहत आचरण में शामिल नहीं होगा और अपराध नहीं करेगा। अतः यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह उन उल्लंघनों की शीर्ष जांच करे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करे ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे। आगे हम देखेंगे ECI द्वारा निवारक कार्यवाही। आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं होने के बावजूद ECI के पास उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है। आदर्श आचार संहिता की समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। तो MCC के पास कानूनी समर्थन का अभाव है, जिससे शासन सीमाएं और प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है, जिससे कदाचार से निपटने की उसकी क्षमता सीमित हो गई है। MCC चुनाव
चुनावी कदाचार जैसी घृणास्पद भाषण और फर्जी खबरों को रोकने में विफल रही है। आगे हम देखेंगे, अगला घटनाक्रम है हमारा कार्बन खेती। कार्बन खेती में है बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु लचीली टिकाऊ कृषि खोज के बीच कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग पर चलन दुनिया भर में महत्वपूर्ण हो गया है। कार्बन खेती क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कार्बन खेती जो है वो एक कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और इसे मिट्टी और वनस्पति में संग्रहित करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। आगे हम देखेंगे, इसमें पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को लागू करना शामिल है जो कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कृषि वानिकी, कवर फसल, संरक्षण जुताई, खाद बनाना और विविध फसल चक्र। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के अनुप्रयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना और उर्वरता और मिट्टी के स्वास्थ्य को में सुधार करता है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो विभिन्न तकनीकी की बात कर लेंगे हम। तो कवर फसल, ये मिट्टी को ढकने के लिए नियमित फसल चक्रों के बीच में फलियों, घास और साग जैसे कवर फसल लगाना है। आगे हम देखेंगे, कम जुताई वाली खेती। तो कम जुताई को कम या खत्म करना, बिना जुताई वाली प्रथाएं मिट्टी में कार्बन को बनाए रखने में मदद करती हैं। कृषि वानिकी की बात करें तो पेड़ों और झाड़ियों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करना, और घूर्णी चराई की बात कर लें तो वनस्पति के पुनर्विकास के लिए पशुधन को विभिन्न चारागाहों में घुमाना। आगे देखेंगे हम, जैविक संशोधन की बात करें तो जैविक संशोधन में मिट्टी में खाद, गोबर या बायोचार मिलाने से मिट्टी में कार्बन का स्तर बढ़ जाता है। फसल चक्रण की बात करें तो एक क्रम में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों को बदलना, जिसमें गहरी जड़ वाले पौधों को शामिल किया जाता है जो भूमिगत रूप से अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट, कार्बन खेती के लाभ क्या हैं। तो कार्बन खेती से लाभ, जलवायु परिवर्तन में इसकी कमी किया जा सकता है। दूसरा है कि मृदा का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, जैविक विविधता बनी रहेगी। आगे हम देखेंगे, इससे आर्थिक लाभ भी हो जाए, जैसे मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य से समय के साथ अधिक पैदावार होगा और कम लागत इसमें अधिक पैदावार हो सकेगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त कार्बन खेती लाभान्वित से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकती है। आगे हम देखेंगे, आगे है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें देखेंगे स्रोत क्या है, पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य। हाल ही में पहला घटनाक्रम है हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के अगले पीढ़ी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण? डीआरडीओ ने किया है। इसमें स्मार्ट प्रणाली जो है ये एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। अध्यक्ष समीर वी कामत है। अगला घटनाक्रम हम देख लेंगे कि हाल ही में ओईसीडी द्वारा, किसके द्वारा? ओईसीडी द्वारा वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 6.6% अनुमानित किया गया है। तो 6.6% भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर अनुमानित किया गया है, किसके द्वारा? ओईसीडी द्वारा 2024-25 में। अगला घटनाक्रम है हमारा, हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है। अब अगला देखेंगे कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 159 है। अगला घटनाक्रम हम देख लेंगे। अगला क्या है हमारा, हाल ही में भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एम एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। श्री एला जो है 2019 से 2024 तक अध्यक्ष रहे आदर्श सी पूनावाल का स्थान लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला हम कि हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नौसेना के 26वें प्रमुख का कार्यभार संभाला गया है। तो जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। आगे हम देखेंगे, अगला घटनाक्रम है, भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला घटनाक्रम है हमारा, हाल ही में भारतीय पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। तो 35 से 50 वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई है? जीएसआई द्वारा गारो हिल्स मेघालय में।
अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों का डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हैशटैग प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया गया है। तो ये हैशटैग प्ले ट्रू अभियान जो शुरू किया गया है वो नाडा द्वारा शुरू किया गया है एंटी डोपिंग के खिलाफ। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। आगे हम देखेंगे इस पहल का उद्देश्य जो है वो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों का पता करने के लिए एक साथ लाना है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र के किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया है। इसमें देखेंगे कि हम गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में चर्चा में रहा सक्सगामा घाटी। चर्चा में रहा सक्सगामा घाटी क्या है? ये भारत और चीन के मध्य विवाद का कारण है सक्सगामा घाटी। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत आपत्ति दर्ज की गई है भारत द्वारा। आगे देखेंगे कि हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया। आगे देखेंगे हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड़ विधि बाराबंदी को नियोजित किया गया है। अगला है हमारा अगला पॉइंट, हाल ही में भारत में नागपुर महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ईशान ईशान का अर्थ देख लेते हैं इसमें हम फुल फॉर्म इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? भारत ने नागपुर महाराष्ट्र में किया है ईशान की शुरुआत भारत द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य लक्ष्य क्या है हम देख लेंगे। तो इस परियोजना का लक्ष्य है 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। अगला घटनाक्रम है प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार जो सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। सुब्रमण्यम धारेश्वर जी का यक्षगान का संबंध कहाँ से है? ये कर्नाटक से है। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा वादा किया गया है। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन गुवाहाटी भारत में किया जाएगा। स्थान क्या है? गुवाहाटी है। वर्ष 2008 के बाद भारत द्वारा BWF की पहली मेजबानी की जाएगी। राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हम देखेंगे आगे की हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें 15 भारतीय एडटेक फर्म शामिल हैं। भारत के अनअकैडमी को इस सूची का 54 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की अनअकैडमी जो है उसको 54 स्थान मिला है। आगे हम देखेंगे प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमेरिट्स कंपनी है। ठीक है, प्रथम स्थान पे एमेरिट्स है। भारत की जो अनअकैडमी है उसको 54 स्थान मिला है। आगे हम देखेंगे कि केरल के मीनाक्षी मंदिर ने हाल ही में राजसी चिथिराई महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो राजसी चिथिराई महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? केरल के मीनाक्षी मंदिर में। यह महोत्सव जो है वो वैगई नदी में भगवान कल्ला आगर का भव्य अवतरण कराया जाता है इस महोत्सव में। हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि कैरेबियन देश जो हैती है में जारी आपातकाल के मध्य भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। तो ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है? तो कैरेबियन देश हैती में जारी आपातकाल द्वारा वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया है भारत द्वारा। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि 13 से 26 मई 2024 के मध्य भारत तथा फ्रांस के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। तो भारत फ्रांस के मध्य जो द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया है वहाँ कहाँ किया गया है? उमरोई में किया गया है। अगला हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन में का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना
पंजाब में गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त सैन्याभ्यास किया। अगला घटनाक्रम है 20 से 30 मई के मध्य भारत के कोची केरल में आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की 46वीं वार्ता आयोजित होगी। इससे पहले भारत 2007 में भी आयोजन कर चुका है। इस संधि में 1983 में जुड़ा था भारत। अगला घटनाक्रम में 7 मई 2024 को बीआरओ अर्थात सीमा सड़क संगठन द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1960 में बीआरओ का स्थापना हुआ था 7 मई को, और अध्यक्ष कौन है? श्री रघु श्रीनिवासन है। इसके मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है मुख्यालय। अगला घटनाक्रम देखेंगे कि हाल ही में केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार 5 मामलों की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। आगे हम देखेंगे पक्षियों को वेस्ट नील वायरस के होस्ट के रूप में जाना जाता है। पक्षियों से फैलता है, मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। आगे हम इसको विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया है। पिरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ के पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोगों द्वारा सूखे पिरूल एकत्र कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने के लिए प्रति किलो 50 रुपए को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पिरूल का उपयोग पालतू जानवरों के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। आगे देखेंगे कि वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो 2 भारतीय शहर मुंबई तथा दिल्ली को दुनिया के 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर है। आगे देखेंगे हम कि हाल ही में भारत में मालडोवा के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर आईओटी लॉन्च किया गया है। अगला घटनाक्रम है हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की पहल की गई है। तो स्कूल ऑन व्हील्स की पहल कहाँ की गई है? मणिपुर में। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में $100 मिलियन का प्रेशर प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो 5वीं संयुक्त सीमा समूह की बैठक जो लेह लद्दाख में आयोजित की गई है, किन देशों के बीच में? भारत और भूटान के बीच में। अगला हमारा घटना है हाल ही में खबरों में रहा बॉम्बे रॉकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। अगला हम पॉइंट देखेंगे इसका। अगला पॉइंट है हमारा, अच्छा बॉम्बे रॉकेट के बारे में देखेंगे। बॉम्बे रॉकेट को इसको हम विस्तार पूर्वक पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पूर्व 2024 में पुनिया को एंटी नाडा द्वारा निलंबित किया गया था। हाल ही में भारत 10 लाख ऊबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। आगे हम देखेंगे कि अमेरिका और ब्राजील यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश थे। तीसरा है भारत बन गया है। 10 लाख ऊबर ड्राइवर हैं भारत में। हाल ही में जापान राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के संयुक्त रूप से नागालैंड कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किया गया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लाइट लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन अर्थात लैम लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच बिलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तीसरे अंतरिक्ष मिशन रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपए के नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र में है उसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी जैसे भारत के क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति विटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया गया है। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहला घटनाक्रम हमारा कौन सा है। तो इसमें है कि पहला है हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें एक
ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की गई है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा शियरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 1999 में स्प्रेटली द्वीप समूह के सेकेंड थॉमस स्टोल पर फंसा सियरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायियों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 260 मिलियन अमेरिकी यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण का विस्तार कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर यूपीआई कर दिया गया है, यूआईपी कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के टीके प्रदान किए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कौन सा? अगला है हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जी नामक नई मुद्रा शुरुआत की गई है। फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी की गई है। इस रैंकिंग में दुनिया के 180 देश को शामिल किया गया है। प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति दुनिया के शीर्ष 3 देश नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। विश्व में सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता वाले देश के रूप में इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। आगे हम देखेंगे कि शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है। मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेडमल खाड़ी में स्थित है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर तक तरंगदैर्घ्य तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित की गई है। आगे हम अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से में नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग-ई 6 प्रोब लॉन्च किया गया है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डोवेन थॉमस को आईसीसी द्वारा एमएलसी, ईसीबी और सीपीएल के भ्रष्टाचार विरोधी कांड का उल्लंघन करने के लिए 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित कर दिया है। इसे नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति या जबरन विवाह या ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अपने 123 मैचों के करियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा की। हाल ही में चीन के शहर चेंगदू में आयोजित थॉमस कप या उबेर कप की खिताब चीनी बैडमिंटन टीम द्वारा हासिल किया गया है। थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? पुरुष बैडमिंटन से। और उबेर कप का संबंध किससे है? महिला बैडमिंटन से। 2012 के बाद यह पहली बार है कि चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुष और महिला दोनों खिताब एक साथ जीते हैं। थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। हाल ही में जोस राउल मुलिनो द्वारा पनामा का राष्ट्रीय चुनाव जीत लिया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में बर्फ क्षेत्र बन गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में आइसलैंड और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में नेपाल और माता तीर्थ औसी उत्सव 2024 मनाया गया है। यह एक दिवसीय त्यौहार माताओं और मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। आगे हम देखेंगे कि गौरतलब है 25 मई 1924 को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों की टीमों में हिस्सा लिया था। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा
संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी तथा 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन है। लोक सेवा प्रोफेसर पब्लिका को, खोजी रिटर्न रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम की हनर रेयर को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम, संपादकीय लेखन द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई टॉम टॉफमैन को, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में रॉयटर्स समाचार एजेंसी फोटोग्राफी टीम, फीचर फोटोग्राफी में एसोसिएटेड प्रोफेसर समाचार एजेंसी फोटोग्राफी टीम को दिया गया है। ऑडियो रिपोर्टिंग में दिया गया है किसे, इनिशियल इंस्टीट्यूट और यूएसजी ऑडियो के कर्मचारियों को। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईएमओ ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में हम देख लेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि की है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर 3 देश हैं, भारत, मैक्सिको, चीन। हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हॉनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई है। इस सूची में हम देख लेंगे कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड स्थान पे टोक्यो है, थर्ड पे द सैन फ्रांसिस्को अमेरिका है। 50 देशों में भारत का मुंबई 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारे समाप्त हो गए हैं। अब आगे हम देखते हैं, आता है बिहार राज्य विशेष। अगला पॉइंट है हमारा बिहार राज्य विशेष। तो बिहार राज्य विशेष से संबंधित हम सारे घटनाक्रम को देखेंगे। दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्कृत, दैनिक भास्कर से इसमें सारे घटनाक्रम लिए गए हैं करंट के। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला हमारा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा खोखनाहा गांव, बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों द्वारा कोसी नदी जनित पीड़ा का कम करने से सरकारी प्रयासों की कमी के कारण वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया है। ये खोखनाहा गांव कहाँ है, सुपौल में है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में जारी लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ वेस्ट एशिया जनरल के शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार में शराब पर प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामलों में कमी आई है। अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री, खपत, पूर्ण पर रोक लगा दी गई है। मई 2024 में बिहार के पटना वीमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद की ओर से चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड पाने वाला यह बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। तो कौन, पटना वीमेंस कॉलेज। आगे हम देखेंगे कि 7 मई 2024 को बिहार विधानसभा परिषद सभापति श्री देवेंद्र चंद्र ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री सहित 11 नवनिर्वाचित विधान पार्षद को शपथ दिलवाई गई। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। सदन के नेता श्री नीतीश कुमार जदयू पार्टी से संबंधित हैं। विधान परिषद के विपक्ष के नेता श्रीमती राबड़ी देवी राजद से संबंधित हैं। आगे हम देखेंगे कि 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के लिए जीएसटी कानून का निर्माण तथा उसे लागू करवाने में सुशील मोदी की अहम भूमिका थी। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम क्या है हमारा। श्री सुशील कुमार मोदी 1990 में पहली बार पटना के केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने और 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 14वीं लोकसभा चुनाव में श्री मोदी बिहार के भागलपुर सीट से सांसद बने थे। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव के एक पुस्तक लालू लीला की रचना की। 4 मई 2024 को बिहार के भागलपुर जिले के 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे हम देखेंगे कि बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी को अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है इनका। खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। मई 2024 में बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। वर्ष 2015 में श्री प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आगे हमारा आ जाता है घटनाक्रम विविध समसामयिकी आ जाता है। तो इसमें प्रमुख दिवस, थीम, पुरस्कार और खेल दे रखे हैं, इसको हम कवर करते हैं। तो प्रमुख दिवस में क्या है कि 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसकी थीम क्या थी, 1 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया है। थैलीसीमिया दिवस का थीम हम देख लेंगे क्या है? एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड असेसिबल थैलीसीमिया। 8 मई को क्या मनाया गया है? 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। थीम क्या है? आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। 10 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। तो इसका थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। अगला है हमारा 11 मई को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसका थीम है स्कूल में स्टार्टअप तक नवप्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम है कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। आगे देखेंगे कि 12 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम है हमारी नर्स से हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। आगे है अगला पॉइंट हमारा पुरस्कार का दे रखा है। तो पुरस्कार में हम देखेंगे असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध वीटिल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो है वो लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला भी कहा जाता है, हरगिला कहा जाता है, कि संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के लिए संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। वीटल गोल्ड अवार्ड जो है 2007 में यूनाइटेड किंगडम की परोपकारी संस्था वीटल फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वी रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के नाम बाद वी रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय महिला हैं। अर्जेंटीना की 60 वर्षीय अलेजांद्रा मोरिशा रॉड्रिग्ज को मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब दिया गया है। अगला घटनाक्रम हमारा खेल से संबंधित है। तो हम देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा जो है T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 1 से 29 जून 2024 को वेस्ट इंडीज संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमेजबानी से की जाएगी। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि मुंबई सिटी FC ने कोलकाता में खोले गए 2023-24 इंडियन सुपीरियर लीग मोहन बागान पुरुष सुपर जॉइंट को हराकर जीत हासिल की है। मुंबई सिटी FC का यह दूसरा खिताब था। भारतीय क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल T20 इतिहास में 350 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के कैड्रिज को हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया है। यह खिताब रियल मैड्रिड का 36वां ला लीगा खिताब है। ईगा स्विटक और एंड्रे रूबलेव द्वारा हाल ही में 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल खिताब जीता गया है। हाल ही में विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी काइरेन विल्सन ने पहली बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आगे हम देखेंगे नियुक्ति की बात आ गई यहाँ। नियुक्ति को हम देख लेंगे कि 2009 बैच के वरिष्ठ राजस्व सेवा अधिकारी IRS अधिकारी प्रतिमा सिंह जो हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। DPITI की 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को आयुध मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में भारतवंशी शिक्षाविद यादविंदर माल्ही लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किया गया है इन्हें। हाल ही में जेरेमिया मोनेले सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री जेरेमिया मोनेले को नियुक्त किया गया है। आगे हम देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में R शंकर रमन को लॉर्सन एंड टर्बो मतलब LNT, इसको हम LNT कहते हैं, लॉर्सन एंड टर्बो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर को 2014 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच स्कॉट फ्लेमिंग को हाल ही में सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जू फेईहांग को हाल ही में चीन द्वारा भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। मिखाइल मुशिस्टिन को हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। हाल ही में इदरिस डेबी को अफ्रीकी देश चार्ट का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार हमने पूरा घटनाक्रम कवर कर लिया है 1 से 15 मई के बीच का करंट अफेयर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।